हाय गाइस, वेलकम बैक टू कैवलिया पीसीएस। आज हम यूपी के लिए कुछ स्पेशल लेके आए हैं। यूपी के लिए काफ़ी लोगों को क्वेरी भी थी कि आप कुछ करवाओगे या नहीं करवाओगे। तो हाँ यार, करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। 2023 से 25 तक के जितने भी क्वेश्चंस है ना, मैं ये यूपी पीसीएस के पीवाईक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो अलग चल रहा है। जो भी 10 या 15-20 साल के जो पीवाईक्यूज हम करवाएंगे वो अलग है। ये 2023 से 25 तक में, जैसे मेडिकल ऑफिसर होता है, असिस्टेंट इंजीनियर होता है यूपी का, यू और भी आरओ होता है। ये भी जितने पेपर हुए ना, उसके सारे क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस हम यहाँ पे डील कर लेंगे इस पूरी सीरीज में। ये हो गया पहला चीज। दूसरी बात थी कि सर क्लासेस आएंगी कि नहीं। तो जैसे मैं एक बात बता रहा हूँ, ठीक है। जो ये क्या हुआ, जो टॉपिक्स हैं बीपीएससी के लिए चाहे यूपीपीसीएस के लिए, वो मतलब जीएस के लिए तो ऑलमोस्ट सेम है। तो अगर जो बायो की क्लास बीपीएससी के लिए डली हुई है वन शॉट, वही वन शॉट यूपीपीसीएस में काम नहीं आएगा क्या आपको? आप ही सोचो, सेम चीज मैं दोबारा से बस बोल के डाल दूं, कोई फायदा नहीं है उसका। तो आप उसको भी अगर पढ़ लोगे ना तबीयत से, तो आपका यूपीपीसीएस भी निकलेगा। और जो बायो का लेवल, जो पूरे साइंस का लेवल है ना, वो बीपीएससी का यूपी से ऊपर रहता है, ठीक है। हिस्ट्री में मान सकता हूँ कि बीपीएससी हार्ड पूछता है, यूपीपीसीएस हार्ड पूछता है बीपीएससी से, बट साइंस में बीपीएससी ऊपर है, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लास कर ली तो यूपीपीसीएस आपका क्लियर हो जाएगा यार। साइंस आप आराम से मैनेज कर लोगे, ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके बाद हिस्ट्री के सारे पार्ट्स, पॉलिटी, जो भी है ना, जो भी उसमें वन शॉट्स हैं, उसको मैं डाल दूंगा। आप उसके बाद गो थ्रू कर लेना। और बाकी जो पीवाईक्यूज चल रहे हैं, पीवाईक्यू में आपका रिवीजन हो जाएगा। जो भी दूसरे क्वेश्चंस लगे हैं उसको आप याद कर लेना। और ये सीरीज तो चल ही रही है जो रिसेंट एग्जाम्स की है। करंट अफेयर्स के लिए भी मैंने कुछ सोचा है। पहले क्लास हम शुरू कर लेते हैं, ठीक है। क्लास जब एंड हो जाएगी तो कुछ बात कर लेंगे करंट अफेयर्स पे, कुछ अप्रोचेस पे बात कर लेंगे। ये सब बात हम क्लास के बाद कर लेंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आज हम हिस्ट्री कर रहे हैं, बाय द वे हिस्ट्री कर रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच करना है। दो लिस्ट दिए हुए हैं, उनको मैच करना है। पहला लिस्ट में क्या है, पहला है फिलोसफीज, जो अलग अलग फिलोसफी हुए थे ना, सिद्धांत दिए गए थे वो, और किसने दिया था उसकी बात करी जा रही है। पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन किसने दिया था? ये दिया था ऋषि गौतम ने। वैशेषिका ऋषि महर्षि कंद ने। संख्या संख्या फिलोसफी किसने दी? कपिल मुनि ने। एंड योगा दर्शन पतंजलि। अपना बन गया ए का टू। ए का टू, एक भी पता है तो निकल जाएगा, बट ये मतलब मैं तो कह रहा हूँ 6 याद रखो, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता ही है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 ये हो गए, 2 बच गया, एक बचा मीमांसा और एक उत्तर मीमांसा। ये है जामिनी एंड दिस इज बद्रयान। बद्रयान बद्रयान को याद रख सकते हो ना, उत्तर उत्तर में है ना बद्रीनाथ, नॉर्थ में, तो वहां से बद्रयान याद रख सकते हो। तो ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। whom did महात्मा बुद्धा not initiate into Buddhism at a place called Anupiya while returning from Kapilavastu to राजगृह, ठीक है। ये बात कर रहा है कि अनुपिया में किसको भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट नहीं किया गया था, ठीक है। जब वो जो बुद्ध हैं वो कपिलवस्तु से राजगिरी जा रहे थे, उस टाइम पे अनुपिया में किसको कन्वर्ट नहीं किया गया था। उपाली को किया गया था अनुपिया में कन्वर्ट बुद्धिज्म में, भाद्रिक को भी एंड देव दत्त को भी। बट ये जो अमरपाली है ना, इनको वैशाली में, ये बुद्धिज्म में कब आई थी? वैशाली में आई थी ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू अशोका। अशोका के बारे में क्वेश्चन है, अशोका इंपॉर्टेंट थीम भी है, अशोका सब पढ़ के रखना अपने को। द डेफिनेशन ऑफ धम्मा गिवन बाय अशोका इज टेकन फ्रॉम राहुल लो वादा सूत, ठीक है। बिल्कुल सही बात है। जो और ऐसे भी अगर नहीं पता है तो काफी प्लेन सा स्टेटमेंट है, तो इसको अपन एक बार के लिए कंसीडर कर देंगे, ठीक है। जो धम्म है, अशोका की जो धम्म पॉलिसी है, उसमें जो धम्म का डेफिनेशन है वो कहां से लिया गया है? राहुलो वादा सूत से। इन द 14th ईयर ऑफ coronation, Ashoka appointment a new type of staff called
धम्म महा मतराज। तो ये भी हुआ था, जो 14वां साल था ना उनका, उसमें उन्होंने एक नया मतलब एक नया स्टाफ अपॉइंट किया था। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, आंसर बन जाएगा 1 एंड 2। और इसमें क्या है ना, मतलब जो भी रिसेंट एग्जाम हुए ना, मोस्टली में आंसर 1 एंड 2 है। जो ये दो स्टेटमेंट वाले हैं ना, मोस्टली में 1 एंड 2 है। एक ही दो में नहीं है जिसमें अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है, बाकी सब में 1 एंड 2 है। ये चीज आप चेक करना, मतलब कुछ चीजें भी पकड़ना कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको कैसे डील करेंगे। तो कुछ स्ट्रेटजीज भी पकड़ना आप बीच में जब क्लास करोगे। यहाँ दिया है कांचीपुरम के बारे में। कांचीपुरम किसकी कैपिटल थी? तो किसी कैपिटल थी कांचीपुरम? ये थी पल्लवा की कैपिटल। ठीक है, अब पल्लवा के फाउंडर कौन थे ये आप बताओ? सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु पल्लवा के फाउंडर थे। इसके अलावा कैपिटल हमने अगर पल्लवा की देख ली है तो पांड्या की भी देख लेते हैं। पांड्या की कैपिटल क्या है? मदुरई। चेरा की कुरूर। ठीक है, करूर बोलते हैं, और भी इसका एक दूसरा नाम भी है, वो आप मेरे को बताना। एंड चोला के तो काफी सारे कैपिटल हैं। उरायूर हो गया, पुहर हो गया, उसके बाद थुंजावुर भी उन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल को। तो सारे कैपिटल्स याद रखेंगे, एक कैपिटल पूछा है तो बाकी कैपिटल भी पूछेगा। ठीक है, पांड्या का मदुरई हो गया, चेरा का करूर हो गया, एंड चोला का उरायूर हो गया, पुहर और थंजावुर। कुछ भी जो भी आप याद रख सको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। Which of the following is the correct sequence of administrative division of Gupta period? गुप्ता अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पूछ रहा है जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स थे ना, वो कैसे थे गुप्ता पीरियड में, मतलब उनके नाम पूछ रहा है। तो उनके नाम तो एक मतलब एक ही सेंटेंस में याद रख लो, भुक्ति विषया विधिग्राम। ऐसे ही मैंने भी याद किया था, भुक्ति विषया विधिग्राम ऐसा करके। ठीक है, तो इसका क्या होगा? भुक्ति, ऑप्शन नंबर ए, भुक्ति विषया विधि एंड ग्राम। भुक्ति के हेड कौन होते हैं? एक चीज आपसे और पूछ सकता है, जो भुक्ति होती है उसके हेड कौन होते हैं? उसके हेड होते हैं उपारिका। उपारिका। विषय का तो आसान है, विषयापति होता है, ग्राम का ग्रामिका होता है, बाकी सब आसान है। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कोणार्क सन टेम्पल। काफी लोग गए भी हो गए, ये उड़ीसा में सूर्य मंदिर जो है, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ब्लैक पगोड़ा। बिल्कुल सही बात है, इसको ब्लैक पगोड़ा भी कहते हैं। इट वॉज बिल्ड बाई नरसिम्ह देव वन। ये भी सही है, इसको बनवाया किसने? राजा नरसिम्ह देव ने बनवाया था। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये WHS है, बिल्कुल है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको डिक्लेयर किया गया था 1984 में। ठीक है, अगर पूछे कि ये किस स्टाइल में बना हुआ है तो वो भी हम याद रखेंगे, ओडिशा स्टाइल में इसको बनाया गया था। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट सही थे अपने, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द बुक मृच्छटिका। ये नॉर्मली पूछता है, हाँ ठीक, यही सेम क्वेश्चन पूछा है। द बुक मृच्छटिका वाज रिटन बाई, किसने लिखा था? शुदारका ने लिखा था। ये बुक है क्या ना, ये एक लव स्टोरी है। लव स्टोरी जो 1980s के मूवीज देखे होंगे ना, उसमें जो टाइम जो मूवी रहती थी ना, उसी की स्टोरी है ये भी। कि एक गरीब सा लड़का होता है, एक अमीर सी लड़की होती है, मतलब महलों वाली होती है, उसको प्यार हो जाता है उससे। तो सेम स्टोरी इसकी भी थी कि एक रॉयल फैमिली की थी, वो कोर्ट कोर्ट की थी, उनसे प्यार हो गया एक पंडित, गरीब पंडित को। तो उसी की स्टोरी है ये। इसके साथ साथ अगर हमने सुधारका देख लिया है तो एक बनभट्ट भी देख लेते हैं। बनभट्ट की कोई याद आ रहा है क्या? कोई मतलब बनभट्ट का कोई लिखा हुआ चीज, कोई लिटरेचर, बनभट्ट की लिटरेचर कौन सी है? बनभट्ट ने लिखा है कदम्बरी, कदम्बरी, हरिश्चरिता, हर्षचरिता, हर्षचरिता। ठीक है, हर्षा से एसोसिएटेड थे तो कदम्बरी एंड हर्षचरिता। कल्हांस की तो राज तरंगिणी थी, याद होगा। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य से मेरे को याद आया ना, विक्रमादित्य एक टाइटल लेना शुरू किया था राजाओं ने, वो कब से लेना चालू किया था? किस इवेंट के बाद से विक्रमादित्य की टाइटल शुरू हुई थी? ये आप मेरे को कमेंट करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। हु वाज द कमेंटेटर्स ऑफ मनुस्मृति? मनुस्मृति कमेंटेटर्स कौन है? इसके दो कमेंटेटर्स हैं। ठीक है, एक है कुल्लक भट्ट और एक कमेंटेटर है इसकी
एक है मेधा तिथि, एक है मेधा तिथि। तो आप इसको मेधा भट्ट से याद कर लो, मेधा भट्ट से याद कर लो। अगर पूछे मनुस्मृति के कमेंटेटर्स कौन है तो मेधा भट्ट है। मेधा है तभी टिक मारना है, भट्ट है तभी टिक मारना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कुमार संभवा वाज अ एपिक पोयम कंपोज्ड बाय। कुमार संभवा जो पोयम है वो किसकी है, वो है कालिदास जी की। ठीक है, एक सेकंड, हाँ ठीक है, वो है कालिदास जी की। एक ही नहीं है, इसके अलावा और भी जो लिटरेचर है कालिदास जी के वो क्या क्या है। एक है मालविका अग्निमित्रम, मालविका अग्निमित्रम इनकी है। इसके अलावा अभी मैं बोल नहीं पाता उसको, वो शकुंतलम करके है, अभी जनता शकुंतलम करके है कुछ, एक वो है इनकी लिटरेचर है। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा याद करें तो रघुवंशा है, और भी काफी लिटरेचर है, बट प्रोमिनेंट जो थे वो मैंने बता दिए। क्वेश्चन इन सबसे बनता है। कल्हान की तो राज तरंगिणी हमने बात कर ली। चंद्रप्रदायी को देखे तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। बनभट्ट की भी ऊपर बात कर ली हमने। नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। विच स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, करेक्ट पूछा है, मार्क कर लिया। रिगार्डिंग द बुक मिराते सिकंदरी। अगर मिराते सिकंदरी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखेंगे मिराते सिकंदरी लिखा किसने है। इसको लिखा है सिकंदर इबन महमूद मंजू ने। ठीक है, इसको क्या किसने लिखा है सिकंदरी को, मिराते सिकंदरी को सिकंदर इबन महमूद मंजू को। मंजू से भी याद कर सकते हो, या सिकंदर सिकंदर दोनों जगह है, ऐसे भी याद रख सकते हो। पहला स्टेटमेंट दिया क्वेश्चन में, देयर इज ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हैप्पीनेस प्रोस्पेरिटी ऑफ द किंगडम ऑफ सुल्तान मोहम्मद बेगाड़ा इन गुजरात। पॉजिटिव सी बात है, और पढ़ा होगा तो पता भी होगा। ये भी अगर पता है ना बेगाड़ा किधर से, जो सुल्तान मोहम्मद बेगाड़ा किंगडम है वो किस रीजन में था, तो गुजरात में था। तो अगर ये फैक्ट सही दिया है, ठीक है, यहाँ पॉजिटिविटी है, तो फैक्ट भी मोटा मोटी सही ही है, मान के चल लेंगे। दिस इज डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर सिक्योरिटी ऑफ ट्रेड बिजनेस। इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं है सप्लीमेंट कर रहा है कि नहीं है। प्रोस्पेरिटी है, हैप्पीनेस है, यहाँ बात कर रहा है कि सिक्योरिटी भी है, तो कॉम्प्लीमेंटिंग है, तो ये भी सही हो जाएगा। आंसर बनेगा अपना सी। क्वेश्चन नंबर 10 ना, हाँ आंसर बनेगा अपना सी, बोथ 1 and 2। इसके अलावा हाँ एक चीज और याद रखना ना, इसका डेट पूछता है कहीं कहीं, मतलब अलग जो लिटरेचर रहता है ना उसका डेट कभी कभी सीक्वेंस करने देता है। तो ये कब लिखा गया था, 1611 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट एंड ऑथर्स। ये थोड़ा हार्ड वाला है। टेक्स्ट दिए हुए हैं इस साइड पे, ऑथर्स दिए हुए हैं इस साइड पे, कौन सा गलत है इसको मार्क कर लो, वरना कहीं हड़बड़ी में भूल जाओ कि गलत पूछा है सही पूछा है, कुछ भी मार्क करके निकल जाओ। इससे अच्छा है कि मार्क कर लेते हैं अपन। नोट पूछा है कुमारपाल, कुमारपाल टेक्स्ट किसकी है, हेमचंद्र सूरी की है, तो आंसर अपना पहले में निकल गया, राजशेखरा की नहीं है। इसके अलावा जो द्वाश अच्छा द्वाशरा काव्य काव्य है वो किसने लिखा है, हेमचंद्र सूरी जी ने लिखा है। सुरथोत्सव ये भी सोमनाथ सूरी जी का ही है। एंड हमीर महाकाव्य ये किसका है, नाईचंद्र सूरी का है। तो ये तीनों याद रखेंगे। एंड कुमारपाल भी किसका है, हेमचंद्र सूरी जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैच करना है इसमें भी एसेस्ट और ट्रीटीज को। ठीक है, इसमें 50-50, अगर आपको कोई भी नहीं पता है ना 50-50 तो हम यूं ही आ जाएंगे इसमें। नहीं पता तो पढ़ लेते हैं। दान सागर लिखा है, प्रसार माधव लिखा है, चतुर्वर्गा चिंतामणि लिखा है, एंड स्मृति चंद्रिका लिखा है। पढ़ते हैं, देवना भट्ट, हिमाद्री, माधवचार्य, बल्लाल सेन। माधवचार्य यहाँ भी है, माधव यहाँ भी है, मतलब ये तुजुके बाबरी है। तो बाबर ने अपने बारे में लिखा, तुजुके बाबरी लिखी। या जो राइटर्स होते हैं वो अपना एक साइन छोड़ते हैं ना अपने टेक्स्ट पे, अपने लिटरेचर पे। पेंटर्स होते हैं अपना कोई एक हिडन साइन छोड़ते हैं। तो यहाँ पे माधवचार्य का ऐसा हो सकता है कि अपनी किताब का नाम इन्होंने लिख दिया हो, प्रसार माधव, मतलब माधव के द्वारा प्रसार की गई बात। तो इसको यहाँ मिला देंगे हम। सी का जैसे ही 2 बनेगा, ये और ये गलत हो गया, तो आप 50-50 पहुंच गए बिना किसी नॉलेज के। बट इसके बाद थोड़ा सा लक या थोड़ा सा नॉलेज चाहिए कि बल्लाल सेन किसने लिखा है, दान सागर ने लिखा है। आंसर हो जाएगा इसका यस, आंसर हो जाएगा इसका डी का 1 है, दान सागर ए। आंसर बन गया ए।
ए का 4 है एंड बी का हिमाद्री चतुर्वर्गा चिंतामणि लिखा था, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। इसमें क्या है, सेना रूलर्स के बारे में बात करी गई है। बिहार बंगाल के रीजन में सेना डायनेस्टी ने रूल किया था। जिन्होंने अभी बीपीएससी दिया है उनको तो ये पक्का पक्का याद होगा। इसे पकड़ने की एक ही चीज है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि जो सेना डायनेस्टी है, एक सवाल पूछता हूँ, सेना डायनेस्टी, ठीक है, इसमें से एक रूलर थे जिन्होंने बख्तियार खिलजी के साथ लड़ाई करी थी। वो रूलर कौन थे? कौन थे वो रूलर? वो थे लक्ष्मण सेन। और बख्तियार खिलजी से हार भी गए थे और वो डायनेस्टी वहीं खत्म हो गई थी। तो इसका मतलब लक्ष्मण सेन तो लास्ट रूलर पक्का है, ठीक है। और जैसे ही लक्ष्मण सेन हमें पता चला लास्ट रूलर है, इसको यहाँ लगाया, इसको यहाँ लगा दिया। छोड़ो लास्ट नहीं पता, अगर सेना डायनेस्टी के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो फर्स्ट रूलर पता है कि हेमंत सेन पहले रूलर है, तो इससे ही बन जाएगा कि 3, 4, 1 एंड 2। ये भी क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू रुद्रमा एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ये रुद्रमा देवी जी की बात हो रही है। रुद्रमा देवी आपने नाम सुना होगा ना, उन्हीं की बात हो रही है। रुद्रमा वाज द फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ ककाटिया डायनेस्टी ऑफ वरंगल। जो रुद्रमा देवी है वो चौथी रूलर थी, बिल्कुल सही बात है। शी डिफीटेड पांड्याज, पांड्याज को हराया था इन्होंने। ईस्टर्न गंगाज रूलर ऑफ ओडिशा एंड सेनुआ, ठीक है, ये यादवाज ही बोलते हैं इनको, यादवाज, इन्होंने इन सबको हराया था। तो ये भी सही बात है, आंसर बन जाएगा बोथ 1 एंड 2। इसके साथ अगर देखें ना, तो अगर यहाँ बात हो रहा है ककाटिया डायनेस्टी का, तो इसका फाउंडर भी देख लेते हैं क्योंकि फाउंडर्स पे क्वेश्चन आते हैं। इसके फाउंडर कौन थे ककातिया के? ककाती रुद्र देवा। स्पेलिंग थोड़ी खराब है यार, स्पेलिंग आप खुद से करना, मैं ये ब्लैंक ही दूंगा आपको पीडीएफ, ठीक है। ककातिया रुद्र देवा इसके क्या थे? फाउंडर थे। इनका ना एक और नाम है, इनका निकनेम बोलो या फिर एक और नाम है, वो नाम आप मेरे को कमेंट करके बताना। ककाती रुद्रदेवा का एक और नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज वर वेल नोन फॉर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन सा वो डायनेस्टी है जो वेल नोन था? तो डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट के लिए कौन था? चोलाज थे, ठीक है, चोलाज को याद रखेंगे। विजयनगर हम देख रहे हैं तो विजयनगर से क्या याद रखेंगे? कृष्णदेव राय याद रखेंगे। जो अलग अलग ट्रेवलर्स आए थे वो याद रखेंगे, जैसे अब्दुल रजाक आए थे देवराय 2 के टाइम पे, या फिर निकोलो डी कॉन्टी आए थे, डोमिंगो पीएस आए थे, तो सारे याद रखेंगे। 1565 में बैटल ऑफ राक्षसगढ़ी याद रखेंगे, राक्षस तगड़ी कुछ बोलते हैं उसको, तलीकोटा है जो, वो याद रखेंगे। हम्पी, ये कहता है ना, क्वेश्चन एक आता है कि विजयनगर के रिमेन्स कहाँ मिलते हैं? हम्पी मिलते हैं, तो विजयनगर से हम वो सब याद रख लेंगे। विजयनगर के फाउंडर कौन है? हरिहर एंड बुक्का है फाउंडर, ठीक है। विजयनगर मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी एक क्वेश्चन पूछता है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन पक्का पूछता है विजयनगर से। विच किंग टाइटल वॉज द मैन विथ बर्न लेग्स। ये टाइटल किसको मिला था? ये टाइटल था करई कलन का। जब ये छोटे थे ना, जब ये छोटे थे तो इनको एक मतलब एक रूम में इनको बंद करके आग लगा दिया गया था और ये वहां से ही बच के निकल गए थे। तो जब वो निकले ना तो इनके पैर में आग लगा हुआ था, इसलिए इनका नाम करई कलन रख दिया गया। तो इसका आंसर हो गया 16 का बी। नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है इंस्क्रिप्शन, डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हैं एंड उसके किस रूलर पे वो बेस्ड इंस्क्रिप्शन वो है। तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन तो खारवेला पे ही है, ये सही हो गया अपना, पहला पहला पे ही मैच कर गया। हाथी गुम्फा हो गया खारवेला। मंदसौर इंस्क्रिप्शन किस पे है? ये है यशोधर्मन पे। और एक क्वेश्चन अभी बीपीएससी के किसी एग्जाम पूछा था कि मंदसौर में और किसके बारे में बात, किस गुप्ता रूलर के बारे में बात हुई है? तो वो गुप्ता रूलर थे कुमार गुप्ता। कुमार गुप्ता के बारे में बात हुई थी मंदसौर इंस्क्रिप्शन में। तो ए का 1 हो गया। अच्छा, ए का 1 ही करने से निकल गया, और ये सारे ही आसान है। ए का 1 हो गया, बी का 2 हो गया आईहोल इंस्क्रिप्शन, पुलकेशिन, रवि कीर्ति, रवि कीर्ति ने इसको लिखा था, रवि कीर्ति, ये भी याद रखेंगे। और नासिक जो है पुलुवामी ने, इस रूलर पे था नासिक के। आंसर बन गया। विक्रम संवात कमेंस्ड ऑन, जो विक्रम संवात है वो कब से शुरू हुआ? वो हुआ 57 बीसी से। एंड अगर साका संवात की बात करें, साका संवात कब से चालू हुआ? 78
एडी, अब तो एडी नहीं लिखते हैं, अब लिखते हैं हम 78 करेंट एरा, अब ऐसे लिखा जाता है। साका संवाद भी डन, विक्रम संवाद भी डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये मतलब जो मौर्यन डिविजन थे ना मौर्यन एम्पायर के, उसके बारे में बात कर रहा है। अब पूछ रहा है कौन सा है जो इनकरेक्ट है। दक्षिण पथ का कैपिटल स्वर्णगिरी, सही बात है। उत्तर पथ तक्षशिला, बिल्कुल सही बात है। कलि कलिंगा, कलिंगा का क्या था, तोसाली था कलिंगा का। अवंती का कौन था, उज्जैन, ये भी बिल्कुल सही है। तो एक पाटलिपुत्र बच गया अपना। तो जो ईस्टर्न रीजन था ना, जो ईस्टर्न स्टेट था, उसको उसका कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्रा। तो उसको कुछ प्राच्या बोलते थे और उसका कैपिटल पाटलिपुत्रा। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फॉरेन ट्रेवलर्स एंड अरेंज देम इन असेंडिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स, मतलब जिस टाइप से वो आए थे उससे उसको अरेंज करना है। इसमें भी कंफ्यूजन है मान लो, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन आपको डेट में होगा। आपने नाम तो सबका सुन रखा होगा। तो अगर हम सुने, इसका नाम आपने एंशियंट में सुना है, इनका नाम आपने एंशियंट में सुना है, इनका नाम आपने एंशियंट में सुना है, बट एल बुरुनी जो है इनका नाम मेडिएवल हिस्ट्री में सुना है। तो अगर इतना ही पता है, एंशियंट के बाद मेडिएवल हिस्ट्री स्टार्ट होता है, तो 2 हम लास्ट में डालेंगे। आंसर तो अपना बन गया 4, 3, 1 एंड 2। चलो ये चीज नहीं पकड़ पाए, ये चीज पकड़ते हैं कि गुप्ता के बाद हर्षा था, गुप्ता के जस्ट बाद हर्षा डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी। तो फाहिन पता है गुप्ता के टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे, एंड ह्यूनसांग किसके कोर्ट में आए थे, वो आए थे हर्षा के कोर्ट में, ठीक है। तो 4 के बाद 3 होना चाहिए, 4 के बाद 3 यहाँ है, तो बन गया इसका भी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू अर्ली ट्रेड, अर्ली ट्रेड के बारे में बात हो रही है। देयर आर रेफरेंसेज ऑफ न्यूमरस ट्रेड रिवर पोर्ट्स इन एंशिएंट इंडिया, है ना रेफरेंसेज, जो अगर हम पढ़ते हैं तो कितने सारे ताम्रलिप्ति के बारे में मिलता है हमें, ठीक है। उसके बाद फिर मुजरिस के बारे में मिलता है, ये सब पोर्ट्स की तो नाम है, तो रेफरेंसेस तो है भाई पोर्ट के। नेक्स्ट है, देयर वर लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड ट्रैफिक, जो एंशियंट इंडिया है उस टाइम पे तो हम काफी बड़े एक्सपोर्टर हुआ करते थे, तो काफी सारे तो, और रोड ट्रांसपोर्ट उतना डेवलप था नहीं, एयरपोर्ट आया नहीं था, एयरवेज आया नहीं था, तो जो भी ट्रेड किससे होता था, जो भी ट्रेड था वो शिप से होता था। तो शिप के लिए काफी बड़े बड़े पोर्ट्स बने होंगे, तो भी बिल्कुल सही बात है कि पोर्ट थे, उसी से ट्रेड होता था, इंडिया एक्सपोर्टर था, ठीक है। तो आंसर बन गया इसका 1 एंड 2। पेंटिंग्स पे आ जाते हैं। पिचवाई पेंटिंग, जो पिचवाई पेंटिंग है ये राजस्थान में करी जाती है, और ये किस डिटी के लिए होती है, जो होता है श्रीनाथ जी, जो श्री कृष्ण भगवान है ना, उनको डेडिकेटेड होता है, मतलब इस पेंटिंग में उनकी चित्र उत्र बनाया जाता है वो, ठीक है। देख लिया हमने, राजस्थान से एसोसिएटेड है ये। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। मैच द फॉलोइंग करना है, अच्छा सेम है पेंटिंग्स एंड स्टेट के बारे में। मधुबनी पेंटिंग, अब ये पढ़ के आए बीपीएससी में, मधुबनी बिहार पे है, सब में ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेपाक्षी, पट्टाचित्रा, वर्ली, कुछ नहीं पता, लेकिन ये तो सुना होगा ना कि वर्ली सीलिंग कहाँ पर है, वो मुंबई महाराष्ट्र के रीजन पे है वर्ली सीलिंग। तो वर्ली से वर्ली मिला लिया हमने। एक बार अगर पूरा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तबियत से, तो ये तो ध्यान में आएगा ना कि वर्ली थोड़ा सा मराठी नाम भी है, वर्ली सीलिंग, ठीक है। तो अगर डी का 2 मार लेते हैं तो भी आंसर बन जाता अपना, ठीक है। अगर नहीं बन रहा है तो फिर भी देख लेते हैं। लेपाक्षी है कहाँ पे, लेपाक्षी आंध्र प्रदेश में है फेमस, एंड पट्टाचित्रा उड़ीसा में, पट्टाचित्रा उड़ीसा आंसर बन गया अपना। 23 का आंसर है ना, हाँ 23 का आंसर बन गया अपना। अगर यूपी की बात करें ना, यूपी में भी कुछ पेंटिंग्स है जो फेमस है। एक क्या कहते हैं उसको, सांझ, सांझ पेंटिंग होती है यूपी में फेमस है, और एक है मुगल मिनिएचर्स, मुगल मिनिएचर्स भी काफी फेमस है। और यूपी के एक दो फेमस पेंटिंग्स जो होंगे ना, वो मेरे को बता देना, कमेंट करके बता देना आप। इसके बाद चलते हैं क्लासिकल डांस पे। भरतनाट्यम, देखो इसको याद करना है, 8 क्लासिकल डांसेस हैं इंडिया में, ठीक है। क्लासिकल डांस का दर्जा किसको मिला हुआ है, 8 को। तो भरतनाट्यम,
बी एन है ना, अगर हम तोड़ दे तो बी एन है, तो इसमें ये कहां से आएगा, बी एन आएगा टी एन से, तमिलनाडु से। पहला शॉर्ट हो गया, बी एन टी एन सही है। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहां से है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। पहले ए का, ये क्या पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, ए का 1 3 में ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी कहां से है, ये है आंध्र प्रदेश से। सतरिया कहां से है, ये है आसाम से। एंड कथक कहां से, उत्तर प्रदेश से। तो ये अपने 4 बन गए। 4 यहां से हमने याद कर लिया और 4 इधर से याद कर लेते हैं। कथक कली, जैसे टीएन से तमिलनाडु याद किया था ना, कथक से उत्तर याद रखो, उत्तर प्रदेश। एंड कथक कली, डबल के इज फॉर केरला। मोहिनी अट्टम इज ऑल्सो फ्रॉम केरला। मोहिनी अट्टम भी केरला से है। ये 2 3 4 5 6 8 है ना टोटल, और है मोहिनी अट्टम हो गया, हाँ। और दो तो सिंपल है, याद भी नहीं करना है। एक है उड़ीसी एंड एक मणिपुरी। तो उड़ीसी तो नाम से ही पता चल रहा है उड़ीसा का होगा, एंड मणिपुरी भी नाम से पता चल रहा है किसका होगा, मणिपुर से होगा। एक सतरिया देख लो, सतरिया डांस जो है ना आसाम का है। एंड इस डांस फॉर्म में पूछ सकता है कि मतलब किस रिलीजन से, या फिर किस इससे ये करता है, ये किस कल्ट से एसोसिएट करता है, तो ये वैष्णवाइज्म से करता है। जब चैतन्य महाप्रभु नॉर्थ ईस्ट में गए थे ना, तो वैष्णवाइज्म को उन्होंने काफी प्रोपोगेट किया था, तो इसीलिए उसमें झलकियां देखने को मिलती है सत्रिया डांस में। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। हमने एक ट्रिक की थी कि हम बिकॉज लगाएंगे उसमें, अगर बिकॉज फिट हो रहा है तो मार देंगे। टर्किश इन्वेजन ऑन इंडिया वॉज सक्सेसफुल, सक्सेसफुली था तभी तो, मतलब इतने सारे टर्क्स आए थे, लूट के भी ले गए थे, सक्सेसफुली था। बिकॉज देयर वॉज नो पॉलिटिकल यूनिटी इन नॉर्थ इंडिया, बिल्कुल सही जा रहा है। एक एक मतलब हमें लॉस हुआ, क्यों, क्योंकि हम यूनाइटेड नहीं थे। मतलब एक माइनस, एक नेगेटिव बात कर रहा है, एक पॉजिटिव, हाँ एक नेगेटिव बात कर रहा है और उसका रीजन भी दे रहा है। हम यूनाइटेड नहीं थे इसलिए कोई आया और हम पे हमला करके चला गया। तो दोनों बात मेरे को सही लग रही है, मेरे को रीजंस भी सही लग रहा है। आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा सी। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट चलते हैं। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी ऑफ इन हिज हैंड। बलबन, पता ही है कि बलबन ने काफी सेंट्रलाइजिंग पावर काफी सेंट्रलाइज कर लिया था। क्यों किया था, क्योंकि ही वांटेड टू प्रोटेक्ट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल्स। मंगोल्स इन्वेजन का खतरा था उसको, तो ये भी तो सपोर्ट कर रहा है ना। बलबन सेंट्रलाइज हिज पावर बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो इसका आंसर भी क्या बनेगा, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सुल्तान ऑफ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी, पहला तो ये मतलब काफी छोटे टाइम पे चली थी ना सैयद डायनेस्टी, 1414 से लेके 1451, इसका टाइमलाइन बस यही है। मतलब काफी छोटे टाइम रूल किया था इस डायनेस्टी ने, उसके बाद ये खत्म हो गई थी। तो इसके, अच्छा क्रोनोलॉजी पूछ रहा है ना, तो फाउंडर, फाउंडर कौन थे, सैयद के खिजर खान थे। इसके बाद कौन है, मुबारक शाह है। तो 1 और 3 ही लगाएंगे, मतलब इसके बाद मुबारक शाह ने लिया था लीड। ठीक, अच्छा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा खिजर खान, मुबारक खान, उसके बाद मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह कहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। 1 3 2 एंड 4, पहले आए खिजर खान फाउंडर, उसके बाद मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, एंड लास्ट कौन थे, अलाउद्दीन आलम शाह। सॉर्टेड, इसको याद कर लेना, कम से कम 2 या 3 भी याद रख लोगे ना तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 नहीं डाला है, ठीक है, मैं लिख दूंगा। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। कुछ लिटरेचर दिए हुए, कुछ टेक्स्ट दिए हुए, और वो टेक्स्ट है किसके वो बताना है। पहला है फुतूहत सलातिन, ये किसने लिखा है, ये लिखा है अब्दुल मलिक इस्माइल ने, ठीक है। फुतूहत सलातिन किसने लिखा, अब्दुल मलिक इस्माइल ने। इसके बाद आता है फुतूहत फिरोज शाही, ये किसने लिखा, फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। फुतूहत फिरोज शाही खुद लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने।
तारीख फिरोज शाही ये किसने लिखा? बरानी ने लिखा था। बरानी के अलावा एक और थे जिन्होंने ये लिखा था, उसका नाम आप मेरे को बताना। एक और के साथ एसोसिएट होता है इनका नाम। लास्ट है खाजिन उल फुतूह, ये किसने लिखा था? आमिर खुसरो ने लिखा था खाजिन उल फुतूह। ठीक है, इसको मिलाने की जरूरत नहीं है, ये डायरेक्टली लिख के याद कर लेना। सलातीन अगर पूछे तो इस्माइल ने लिखा था। फुतूहत फिरोज शाही किसने लिखा? तुगलक ने लिखा। तारीख फिरोज शाही बरानी एंड खाजिन उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखा था। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया? जितना भी कोंडा आपको मिलेगा ना, सब मतलब 80% कोंडा आपको मिलेगा तेलंगाना में एंड 20% आंध्रा में। तो यहाँ पे आंध्रा तो है नहीं ऑप्शन में, अपन बिना कंफ्यूजन के चले जाएंगे तेलंगाना के साथ। गोलकोंडा फोर्ट की अगर हम बात करें तो गोलकोंडा फोर्ट को 1997 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया है, WHS में इसको ऐड किया गया है। इसको बनाया किसने था? काकातिया ने। काकातिया रूलर्स जो थे ना, उन्होंने 13th सेंचुरी में क्या बनाया था? गोलकोंडा फोर्ट को बनाया था। ठीक है, तो ये याद रखना, क्योंकि काकातिया से भी पीछे भी क्वेश्चन पूछा, रुद्रमा देवी वाला पूछा था, और भी काफी क्वेश्चन थे काकातिया से, तो इसको याद रखना। हु वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ तलीकोटा? इसी को राक्षस तगड़ी बोलते हैं। 1565 में हुआ था बैटल ऑफ तलीकोटा, और इसी बैटल के बाद क्या हुआ ना कि मतलब डिसइंटीग्रेशन हो गया विजयनगर एम्पायर का। पूछ रहा है यहाँ पे रूलर कौन थे उस समय में विजयनगर के। यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हो पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन उन्होंने पहले भी देखा होगा और वहां पे उन्होंने आंसर मारा होगा राम राय। बीपीएससी में इवन आंसर है भी राम राय, बट राम राय आंसर तब होगा ना जब यहाँ पे सदाशिव राय आंसर में नहीं होगा, क्योंकि जैसे दो चीज है। ठीक है, एक होता है डी ज्योर एंड डी फैक्टो। ठीक है, डी ज्योर हेड कौन है? प्रेसिडेंट है, बट पावर किसके पास है? पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास। सेम चीज यहाँ भी थी, ये किंग तो थे बट ये पपेट था, एक पपेट जो था। रूल कौन कर रहा था? राम राय रूल कर रहे थे। तो अगर राम राय बस रहे ऑप्शन में तो राम राय मारना है, और अगर सदाशिव राय रहे आंसर में तो सदाशिव राय के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जौनपुर इज नोन एज सिराजे हिंद। बिल्कुल सही बात है, जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहते हैं। जौनपुर वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ एजुकेशन। ये जो शार्की डायनेस्टी थी ना, शार्की पीरियड में ये यहाँ पे लर्निंग के लिए लोग काफी आते थे। ठीक है, ये एक लर्निंग लोकेशन बन गया था, सेंटर ऑफ लर्निंग बन गया था। तो दोनों बात यहाँ पे सही है और दोनों को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, जौनपुर को अगर देखना तो जौनपुर ये जो सिटी है ना, इसको स्टैब्लिश किया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने इस सिटी को बनाया था किसके लिए? अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक की याद में बनाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था ना जौना खान, तो वही जौना खान से इन्होंने जौनपुर बना दिया। विथ रेफरेंस टू तुलसीदास, तुलसीदास जी से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तुलसीदास जी से करेक्ट पूछा है। तुलसीदास वॉज बोर्न इन अ विलेज नेम राजापुर इन बांदा। राजापुर नहीं पता था तो बांदा पता है ना, कि बांदा में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। 80 घाट में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली थी। ये सब तो पता है अगर तुलसीदास जी का पढ़ रहे हो तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हिज वाइफ नेम वाज गीतावली। गीतावली जो है ना, वाइफ का नाम नहीं था इनके। गीतावली इनकी उसका नाम था, टेक्स्ट का नाम है, जो लिटरेचर इन्होंने लिखा है। वाइफ का नाम यहाँ पे रत्नावली था, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या बना? आंसर ओनली 1 बना। ठीक है, वाइफ का नाम होगा रत्नावली एंड बर्थ कहाँ हुआ? बांदा में। डेथ कहाँ हुआ इनका? 80 घाट में। ठीक है, सारी चीजें हो गई। और अगर कुछ लिटरेचर, इनके लिटरेचर से काफी क्वेश्चन आता है, तो लिटरेचर देखते हैं। रामचरित मानस लिखा इन्होंने। ठीक है, विनय पत्रिका लिखा इन्होंने, विनय पत्रिका, रामचरित मानस। इसके अलावा देखे तो दोहावली लिखी इन्होंने, दोहावली, गीतावली, कवितावली तो ऐसे ही मतलब रिदमिक है तो याद रहता है सबको, बट रामचरितमानस और विनय पत्रिका याद रखना। अभी किसी एग्जाम में आया भी था ये, विनय पत्रिका किसने लिखी है। बैटल ऑफ खानवा के बारे में पूछा है। बैटल ऑफ खानवा कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था ये पूछ रहे हैं। तो 27 में हुआ था, ये तो मतलब पता होगा कम से कम। 27 तो कट गया, बट यहाँ पे डेट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन को उसको हार्ड करना है जबरदस्ती तो डेट दे सकता है। इसका आंसर है 16 मार्च
1527। आप मेरे को बताना ना, बैटल ऑफ खानवा हुआ किसके किसके बीच था, या फिर एक क्रोनोलॉजी मेरे को दे दो, बैटल ऑफ कब कौन सा बैटल हुआ था, पानीपत, खानवा, ठीक है, सारा बता देना। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स। कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अबुल फजल जिन्होंने अकबरनामा लिखा, उनकी मौत कब हुई, 1602 में। ये क्या हुआ ना कि जहांगीर जो थे, सलीम जो थे, वो मतलब थोड़ा सा खफा हो गए इनसे कि जो मेरी एस्पिरेशन है राजा बनने की, उसके बीच में यही आ रहा है, यही मेरे को राजा बनने नहीं दे रहा है, तो इनको मरवा दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आएगा डेथ ऑफ शेख मुबारक। ये कब हुआ, 1593 में हुआ था। शेख मुबारक की मौत कब हुई, 1593 में। फैजी जो लीलावती है उसको ट्रांसलेट किया था फैजी ने, तो ये 1595 में इसकी मौत हुई। एंड दानियाल, दानियाल कौन था, अकबर का तीसरा बेटा था दानियाल, इसकी मौत कब हुई, 1605 में हुई थी। इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। ईयर्स मैंने दे दिए हैं, अबुल फजल 1602 में, शेख मुबारक 1593, डेथ ऑफ फैजी, फैजी की मौत कब हुई, 1595, एंड दानियाल सन ऑफ अकबर, इसकी हुई 1605 में। क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू बैरम खान। ठीक है, बैरम खान से जो स्टेटमेंट है वो सही करना हमने को। अकबर गेव द टाइटल ऑफ खाने खाना टू बैरम खान। बिल्कुल सही बात है, बैरम खान जो है ना वो मतलब उनके मिलिट्री में थे, ठीक है, और अकबर को काफी ट्रेनिंग भी दी थी उन्होंने, इसीलिए अकबर उनको काफी क्लोज थे वो, काफी अकबर से, तो अकबर ने ये टाइटल दिया था। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गया। दिस टाइटल वॉज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ बैरम खान एज वजीर ऑफ एम्पायर। ये कुछ इस क्वेश्चन में कुछ अलग सा नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा है कि ये जबरदस्ती फ्रेम किया हुआ स्टेटमेंट है। नॉर्मल फ्रेमिंग क्या होती है, टाइटल वाज गिवन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, बट यहाँ पे नॉट क्यों डाला है, नॉट डाला तो मतलब ये तो होना ही नहीं चाहिए फिर, और ये फ्लो के साथ भी नहीं जा रहा है। क्वेश्चन का जो एक फ्लो होता है ना, नेचुरल फ्लो, उसके साथ भी नहीं जा रहा है ये स्टेटमेंट का, तो ये हो जाएगा गलत, आंसर हो जाएगा ओनली 1। हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स रोट हिज ऑटोबायोग्राफी इन पर्शियन। यहाँ पे काफी लोग कंफ्यूज करेंगे, तुरंत देखेंगे ऑटोबायोग्राफी ये सब मुगल एम्परर और मारेंगे बाबर, बट ये गलत है। बाबर जो है ना, इन्होंने लिखा तो था अपना ऑटोबायोग्राफी, बाबर ने लिखा था, तो जो कि बाबरी इन्होंने लिखा था, बट वो किस लैंग्वेज में थी, तुर्किश लैंग्वेज में, और इसको पर्शियन में कन्वर्ट किसने किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना ने इसको कन्वर्ट किया था पर्शियन में, बट ओरिजिनली ये टर्किश में था। इन्होंने पूछा है ऑटोग्राफी खुद लिखा और पर्शियन में ही लिखा, वो कौन थे, वो थे जहांगीर, तुजुके जहांगीर, जहांगीर ने खुद लिखी, पर्शियन में लिखी। नेक्स्ट आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग मुगल एम्परर एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मुगल एम्परर्स के बारे में है और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे फारूक सियार पता होगा, फारूक सियार जिन्होंने दस्तक दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो 1700 कुछ में फारूक सियार थे, ये याद हो गया, 1717 के आसपास में, ठीक है। एंड एक और याद रखते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, जब नादिर शाह आया ना, बैटल ऑफ कौन सी हुई थी यार 1739 में, कुछ नाम है उस बैटल का, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उस बैटल में आया, तो 1739 में नादिर शाह भी आया। एंड बहादुर शाह तो पहले का है उसका, ये पक्का पता है, बहादुर शाह पहले का, बहादुर शाह 2 है बाद का, ठीक है। तो 4 यहाँ पे अगर हम लास्ट लगा दें, इसी में लगा दें, 4 लास्ट हो गया अगर, तो बन गया अपना 3 1 3 2 1 एंड 4, इससे बन गया आंसर 3 2 1 एंड 4। तो इसका मतलब अपने को जो मुगल की क्रोनोलॉजी है, किंग्स की, मुगल एम्परर्स की, उसको भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बन रहा है उससे। वेयर इज अकबर्स टूम इज लोकेटेड। अकबर का जो टूम है वो कहाँ है, वो है सिकंदरा में, सिकंदरा में है अकबर का टूम, और सिकंदरा कहाँ है, आगरा में है। अगर हुमायूं का टूम के बारे में पूछे तो वो हुमायूं टूम कहाँ है, वो है दिल्ली में, वो है दिल्ली में। एक बात बताना, सासाराम में किसका टूम है, सासाराम जो बिहार में है ना, उसका वहाँ किसका टूम है, वो पानी के बीच में है वो, ठीक है। अभी उसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है, इसलिए वो न्यूज में है। आप मेरे को बताना सासाराम में किसका टूम है जो कि पानी के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट
इन फतेहपुर सीकरी। इसमें से कौन है जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी को एस्टेब्लिश किसने किया था? हमारे अकबर ने किया था 1569 के टाइम पे। इसी टाइम फ्रेम पे इन्होंने फतेहपुर सीकरी को एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, और इसमें कौन कौन से, इसमें 5 पैलेस थे, 5 पैलेस हैं। एक है बिरबल महल, ठीक है, एक है मुहाफिज खाना, एक है पंचमहल, और 2 और है। एक है कुछ आम करके, हाँ, दीवाने आम, दीवाने आम एंड दीवाने खास, ये 2 हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। बट जो ये मची भवन है ना, ये आगरा फोर्ट में, आगरा फोर्ट में आता है मच्छी भवन, मतलब फिश पैलेस इसको कहते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है, ये कहाँ है? आगरा फोर्ट में है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ तोहफा-ए अकबर शाही? तोहफा-ए अकबर शाही के ऑथर कौन है? इसके हैं अब्बास खान सरवानी। ठीक है, बदयूनी की बात करें तो बदयूनी ने क्या किया था? बदयूनी ने टेक्स्ट रामायण को कन्वर्ट किया था अपने भाषा में। फजल की तो पता ही है, अकबर के लिए लिखा था इन्होंने। निजामुद्दीन ने भी अकबर के लिए ही टेक्स्ट लिखा है, अकबर के लाइफ पर ही लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर पार्ट 2 मिसिंग है, जिससे मैच करना है। लिस्ट 2 मिसिंग है, तो महाभारत को इसमें पूछ रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसा था ना कि जो टेक्स्ट है उसको किसने किसने कन्वर्ट किया था अपनी लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था। तो क्या है? महाभारत, महाभारत को किसने कन्वर्ट किया था? नाकिब, नाकिब खान ने महाभारत को किया था। रामायण, रामायण तो अभी हमने ऊपर बात की, बदयूनी ने किया था। ठीक है, अब्दुल कादिर बदयूनी इसका नाम था। अथर्ववेदा को देखेंगे तो सिरहिंदी ने किया था, सिरहिंदी ने इसको कन्वर्ट किया था। लीलावती के बारे में भी हमने ऊपर देखा, ये फैजी। अब बिना पीछे गए मेरे को ये बताओ कि फैजी की डेथ कब हुई थी? वो ईयर क्या है? ईयर मैंने ऊपर बताया था, आप मेरे को ईयर कमेंट डाउन कर देना। हु वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर इन अष्टप्रधान? एक क्वेश्चन है, अष्टप्रधान किसके कोर्ट में था? शिवाजी के कोर्ट में, मतलब मराठा के अंदर में अष्टप्रधान होते थे। एंड विजय नगर के टाइम में कौन होते थे इनके कोर्ट में? अष्ट दिग्गज। इसमें कंफ्यूज मत करना अष्टप्रधान और अष्ट दिग्गज में। 70th या 69th बीपीएससी में क्वेश्चन भी आया था। तो विजयनगर में अष्ट दिग्गज एंड मराठा में अष्ट प्रधान। इसको शुरुआत किसने किया था? शिवाजी ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा इसमें से, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन है? सबकी डिजिग्नेशन देख लेते हैं तो खुद पता चल जाएगा सबसे अच्छा, सबसे ऊपर का डिजिग्नेशन किसका है। प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन थी पेशवा के पास। ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स की पोजीशन थी, जो रिलीजियस मैटर्स के लिए जो पोजीशन थी वो थी पंडित राव के पास। सरे नौबत, मतलब नौबत की बात कर रहा है तो कोई बुरी नौबत कब आती है? जब वॉर हो जाता है, तो वॉर से रिलेटेड चीजें कौन देखेगा? सरे नौबत। इसके अलावा जो अमत्या थे, अमत्या किस रिलेटेड थे? फाइनेंस से। फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अमत्या थे। वाकिया नवीस भी एक थे, वाकिया नवीस, ये होम मिनिस्टर अमित शाह जी है ना, उसके प्लेस में कौन थे? वाकिया नवीस थे। ये डिजिग्नेशन है और इक्विवेलेंट है पोजीशन के, ये नाम मत समझ लेना इसको। ठीक है, एक है समंत, समंत पोजीशन किसकी थी? ये फॉरेन मिनिस्टर की पोजीशन थी, फॉरेन मिनिस्टर हो गया। एंड लास्ट सचिव, सचिव जी अपने कोरेस्पोंडेंस, कोरेस्पोंडेंस। ठीक है, ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। एक और है, मेरे को याद नहीं आ रहा है वो कौन है, आप बता देना। बट जो भी है, सबसे इंपॉर्टेंट पीएम से ऊपर कोई पोस्ट लग रही है क्या आपको? सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? पीएम, जो कि है पेशवा। पेशवा से याद आया, पेशवाई जो है ना, पेशवाई स्टार्ट कब हुई थी? पेशवाई स्टार्ट हुई थी 1713 में। ठीक है, पेशवाई सबसे पहले 1713 में स्टार्ट हुई थी। शिवाजी हैज टू फेस ऑपोजिशन फ्रॉम बिग देशमुख। सही बात है, देशमुख से ऑपोजिशन को फेस करना पड़ा था। द देशमुख वर नॉट इन फेवर ऑफ इंडिपेंडेंट मराठा स्टेट, और रीजन भी दिया हुआ है, बिकॉज अगर हम लगाएं तो असर्शन और रीजन दोनों कॉम्प्लीमेंट कर रहा है एक दूसरे को। तो हम जाएंगे इसके साथ ऑप्शन नंबर सी के साथ। ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा के बारे में बात करते हैं। पेशवा आ गए, पेशवाई 1713 हमने पढ़ लिया है। पहले पेशवा कौन है? बस पहला ही, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस पहला पेशवा कौन है ये पता चल जाएगा ना, तो इस क्वेश्चन बन जाएगा। तो पहले पेशवा है बालाजी विश्वनाथ।
ठीक है, 1713 में यही पेशवा बने थे। अगर यही पता है ना तो इसको अगर हम 1 पे डालें तो 4 सब एक ही जगह है, 4 1 पे एक ही जगह है। तो बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव एंड फिर रघुनाथ राव। ये मतलब पूरा क्रोनोलॉजी से नहीं दिया हुआ है, एक दो स्किप भी है बीच में, बट ये याद रखना कि पहला कौन है, बालाजी विश्वनाथ। वेयर डिड फर्स्ट फैक्ट्री बिल्ट फर्स्ट ब्रिटिश ट्रेड फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश। यहाँ पूछ रहा है पहला ट्रेड फैक्ट्री ब्रिटिश ने कहाँ स्टैब्लिश किया। ये किया था 1611 में, और ये कहाँ गया था, मसूलीपट्टनम में। ये मतलब ये परमानेंट फैक्ट्री नहीं थी, ये टेम्पररी फैक्ट्री थी। बट अगर पूछे ना इसी में एक लगा दे परमानेंट। पहली परमानेंट फैक्ट्री कहाँ थी, वो थी सूरत में, 1613 में बनी थी जो। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, हु वाज द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। इससे क्वेश्चन काफी आते हैं। ये टॉपिक है, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है ना 1700 में, 1700 आसपास, 1707 या 1717 में, 1707 में आई थिंक, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, जो काफी सारे स्टेट्स थे ना मुगल एम्पायर के अंदर, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। पता था कि अब रूल कमजोर हो चुका है। जो सबसे ज्यादा फियर्स रूलर था औरंगजेब, मतलब जिसे डरते थे सब, वो तो मर गया अब। तो काफी लोगों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उसमें थे कौन कौन, एक थे बंगाल, एक था हैदराबाद, और एक अवध। और भी थे बट मेजर ये तीनों थे, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल किसके अंदर में, मुर्शीद कुली खान के अंदर में, मतलब इन्होंने इसको बंगाल को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ये चिनकिली खान या फिर इनको निजामुल मुल्क के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है, या फिर असफ जहां के नाम से भी जानते हैं, निजामुल मुल्क के नाम से भी, और चिनकिली खान के भी नाम से। और अवध, अवध को किसने किया था, सद्दत खान ने इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया अवध को। तो ये तीनों याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट है रिगार्डिंग पंजाब मर्जर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑन 29, हाँ नहीं, 1849 में जो एंग्लो सिख वॉर हुआ, ठीक है, दो एंग्लो सिख वॉर हुए थे ना, तो जो 48-49 में सेकेंड सिख वॉर चला था, एंग्लो सिख वॉर, तो इसमें वो हार गए थे। तो 29 मार्च 1849 में गवर्नर जनरल अनाउंस दैट स्टेट ऑफ पंजाब हैज कम टू एंड। तो हार गए तो वो मतलब डिवॉल्व कर दिया उन्होंने उस एम्पायर को, तो पंजाब खत्म हो गया। ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दिलीप सिंह बिकेम पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर। हरा दिया तो सब कुछ अपने अंदर में कॉन्फेस्टिकेट कर लिया, ये भी सही है। दिलीप सिंह वॉज गिवन एनुअल पेंशन, एनुअल पेंशन उनको मिला था, बट वो मिला था 5 लाख का एनुअल पेंशन। उनको बोला गया कि आप 5 लाख का एनुअल पेंशन लो और बैठ जाओ चुपचाप से, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हम देख लेंगे। तो यहाँ पे पूछा है गलत आंसर, गलत आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 में चलते हैं। विथ रेफरेंस टू बुरहान उल मुल्क सदत खान, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 48 में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट है करेक्ट। सदत खान वाज द फाउंडर ऑफ ऊपर में बात की ना, यहाँ पे सदत खान, अवध स्टेट को इंडिपेंडेंट किसने घोषित किया, सदत खान ने किया। तो ये भी है सदत खान, बिल्कुल सही बात है, सदत खान ने। ही टुक पार्ट इन कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द सैयद ब्रदर्स, ये भी सही बात है, सैयद ब्रदर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करी थी और खुद को कंट्रोल ले लिया था इन्होंने, ठीक है। तो दोनों आंसर इसके सही है, बोथ 1 एंड 2 इसका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मैचली, नॉट राइटली करेक्ट या नॉट करेक्टली करेक्ट मैच्ड। पहला, अच्छा, रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ रिवोल्ट। आपको पता है रिवोल्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ था, बस ये पता होना है, इतना डेट पता होने की जरूरत नहीं है। रिवोल्ट स्टार्ट बैरकपुर से हुआ था क्या, मेरठ से हुआ था क्या, झांसी से हुआ था, या फिर लखनऊ से हुआ था। ये तो पक्का पता है ना कि झांसी से स्टार्ट तो नहीं हुआ था, झांसी तो झांसी की रानी ने लड़ाई करी थी, ठीक है, बट वो स्टार्ट नहीं हुआ था। सबसे पहला डेट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 29 मार्च, 10 मई, 4 जून, 10 जून। ये तो डेट गलत है ना, 10 मार्च को
अगर सब शुरुआती वहां से होता तो फिर मेरठ, जो बैरकपुर में विद्रोह हुआ था, उसके बाद मेरठ में हुआ था, ये क्रोनोलॉजी थी ना। बैरकपुर में सबसे पहले रिवोल्ट हुआ था, जो वहां पे 34th इन्फेंट्री थी, उसने रिवोल्ट कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे तो झांसी दे रहा सबसे पहले, तो यही आंसर गलत होगा। झांसी में सबसे पहले रिवोल्ट रेस नहीं हुआ था, और यहाँ पे सबसे पहला डेट दिया हुआ है झांसी का, गलत हो गया ये। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, करेक्ट पूछ रहा है, तो हाँ करेक्ट पूछ रहा है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे और इन्होंने लीड किया था रिबेलियन को, बिल्कुल सही बात है। आरा जगदीशपुर से थे ये, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रिबेलियन को लीड किया था। डेलाउजी रिकॉग्नाइज द एडॉप्टेड सन ऑफ रानी लक्ष्मीबाई एज देयर हायर अपेरेंट। ठीक है, अगर रानी लक्ष्मीबाई मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में डेलाउजी ने तो यही बात करी ना कि जो भी एडॉप्टेड चाइल्ड होगा उसको हम नेचुरल हायर नहीं मानेंगे और कॉन्फिस्टिकेट कर लेंगे सारी प्रॉपर्टी या एम्पायर की जो भी प्रॉपर्टी है उसको। तो इसी की तो पूरी लड़ाई थी ना। तो यहाँ अगर दे रहा है कि रिकॉग्नाइज ही कर लेता, तो झांसी की रानी जी जो है वो इतना लड़ती क्यों? उनकी लड़ाई तो इसी के लिए थी ना, अपने राज्य को बचाने के लिए। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा इनकरेक्ट। ओनली करेक्ट इज ओनली वन, आंसर बन गया बी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज 1875 के आसपास में किसने बनाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, 50 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, और आई थिंक 50 क्वेश्चन आसपास बचे होंगे हिस्ट्री के। ठीक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और हमने कहा था कुछ बात करेंगे यूपीपीसीएस के बारे में। ठीक है, जीएस पार्ट के लिए जो सारे वीडियोस हैं, वन शॉट वीडियोस हैं, वो पड़े हुए हैं। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारे वीडियोस को क्लब करके डाल दूंगा, आप उसको देख जाना। यूपी स्पेशल का रिलेवेंस थोड़ा कम हो गया है, बट जब एग्जाम आएगा तो यूपी स्पेशल के लिए भी कुछ हम लेकर आ जाएंगे आपके लिए। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे, बजट, यूपी का करंट अफेयर्स कुछ हो गया। ठीक है, जैसे हकुना मटाटा चली थी सर की, वैसे ही 5-10 मिनट में जो भी कवर होगा करवा देंगे तुरंत तुरंत में। और उसका हिट रेट भी था, आपने देखा ही है बीपीएससी एग्जाम में। कोई एक नहीं बोल सकता कि सारे के सारे क्वेश्चन आ गए थे। ठीक है, जो बोल रहा है वो प्रोफेशनल झूठा है मतलब। ठीक है, सारे क्वेश्चन तो बीपीएससी खुद बनाता ना, तो करेक्ट नहीं कर पाता वो। मतलब खुद अगर कोचिंग देना तो वो भी बीपीएससी क्वेश्चन का पूरा नहीं दे पाएगा वो। तो जीएस की बात होगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी जीएस की। करंट की बात हो गई, करंट अफेयर्स की बात होगी। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू मैं ही लेकर आऊंगा, 150 एमसीक्यू मंथली पे। मतलब जैसे मई का हो गया तो 150 मई के एमसीक्यू, 150 जून के एमसीक्यू। तो ये हम 7 या 8 महीने कर लेंगे, जितने आप बोलो कितने महीने क्वेश्चन आते हैं उतने महीने के हम कर लेंगे। 7-8 महीने का ये हो गया। पीवाईक्यू चल ही रहा है। ठीक है, और जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं, रिसेंट एग्जाम ये भी हो जाएगा। इसके अलावा आपको क्या चाहिए ये आप मेरे को कमेंट करो यूपी पीसीएस के लिए। ठीक है, ये कमेंट करो आप यूपी पीसीएस के लिए। जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा ना, तो 1-2 पेपर को ना हम रियल टाइम में सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। जैसे बीपीएससी में किया था ना, कि क्या ट्रिक्स लगते हैं रियल टाइम में। आप अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो आप कैसे कर सकते हो, अभी वो करके फायदा नहीं है, वो एग्जाम के तुरंत पहले करना, जो कि दिमाग में रहे चीजें। क्या क्या चीजें जब एग्जाम दे रहे हो ना, पहला जो फोरमोस्ट है वो होता है नॉलेज, नॉलेज। दूसरा होता है स्मार्ट गेस, इंटेलिजेंट गेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, कि अगर ये चीज मेरे को डायरेक्टली नहीं पता है तो इनडायरेक्टली जो सेकंड फैक्ट मेरे को पता है उससे रिलेट करके ये फैक्ट सही बन रहा है मेरा, तो ये आंसर होना चाहिए। वो होता है स्मार्ट गेस। ठीक है, तो इंटेलिजेंट गेस दूसरे पे आता है। ठीक है, एंड तीसरा, अगर कहीं मेरे को एकदम नहीं टिक रहा है तो मेरे को ब्लाइंड गेस कैसे लेना है, कितने क्वेश्चंस मेरे को अटेम्प्ट करने होंगे तो कि मैं घुस पाऊंगा कट ऑफ में। थर्ड आता है ये चीज। तो ये तीनों चीज उसी क्लास में क्लब कर लेंगे, सब कुछ बता देंगे आपको। ठीक है, कमेंट आप कर देना आराम से आपको क्या चाहिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हिस्ट्री की, उसके बाद पॉलिटी आएगा, उसके बाद ज्योग्राफी आएगा, एंड करंट बीच में कभी कभी आता रहेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करिए।